हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आईएएस मेंस में, पीसीएस मेंस में, अगर मेंस पर नजर डाले होंगे, मेंस के प्रश्नों पर, तो प्रश्न ये चर्चा रहा है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता रहा है और आईएएस मेंस में भी ये प्रश्न हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति एक थंब अंगूठे के समान, सीधे से अंगूठा लगा दिया। ये भी भारत का राष्ट्रपति एक सील मोहर के समान है। ये प्रश्न होता रहा है, मेंस में हुआ है। इंटरव्यू बोर्ड भी आप सभी से प्रश्न करते रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक सिर्फ सील, एक मोहर के समान। तो हम एक पावर, विधायी शक्ति, छोटे वीडियो में यानी कम समय में प्रयास करेंगे आपको ये बताने का। तो आइए हम लोग एक पावर की बातें करते हैं, फिर यहां तक पहुंचाकर आपको ये जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक सील मोहर के जैसे, या वास्तव में सिर्फ मोहर जैसे नहीं, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ मोहर करना अच्छा, सिर्फ सील करना कहना अच्छा नहीं, उचित नहीं। तो आइए देखा जाए, प्रेसिडेंट का एक पावर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो ये पोस्ट होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। यूनियन एक्सिक्यूटिव का हेड ये होता है, यानी संघ के कार्यपालिका का ये हेड होता है। इसकी कुछ शक्तियां हैं, एक शक्ति पर हम लोग विचार करते हैं और शक्ति है ये लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। इंडिया के प्रेसिडेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति है, अंडर दिस प्रेसिडेंट को पावर होता है क्या करने का? सत्र बुलाने का। तो सत्र बुलाने का इनको पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। इतना ही नहीं, सत्र का अवसान करने का भी इनको पावर होता है। तो सत्र का अवसान करने, सत्र अवसान भी करने का इनको पावर होता है। और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति के अंतर्गत इनको संविधान में पावर दिया गया है लोकसभा के डिसोल्यूशन करने का, यानी लोकसभा के विघटन करने का। ठीक है, इसी प्रकार से और भी शक्तियां, और शक्तियां क्या? ज्वाइंट सिटिंग कॉल करने का, संयुक्त बैठक बुलाने का। तो आपने लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत देखा, ये सत्र बुलाना, सत्र बुला सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, सत्रावसान करने का, सत्रावसान कर सकते हैं। तो सत्र जो चल रहा है उसका अवसान, समाप्ति हो गया। अब देखिए, सत्र बुलाना, सत्रावसान करना या लोकसभा का विघटन करना। लोकसभा का विघटन, लोकसभा को विघटित करना, विघटित कर सकते हैं। यहां ध्यान देने की बात है, ये सभी पावर यूज करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। केंद्रीय मंत्री परिषद या कहिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, संघीय मंत्री परिषद जो होती है, उसी के रिकमेंडेशन, सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति ये सारे काम करते हैं।
यानी सत्र बुलाना है, तो राष्ट्रपति को स्वयं को पावर, स्वयं राष्ट्रपति पद में यह पावर संविधान नहीं दिया है कि सत्र अपने मर्जी से जब चाहे बुला लें। भारत के राष्ट्रपति को पावर नहीं। सत्र का अवसान करना है, स्वयं राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सत्र का अवसान कर दें, संविधान ने उनको यह शक्ति नहीं दिया है। लोकसभा को डिसॉल्व करना है, विघटित करना है, भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को यह पावर नहीं दिया है। ये सारे पावर जो हैं, ये सभी शक्तियां कैसे हैं? ये सभी शक्तियां हैं रिकमेंडेड, ये सभी हैं रिकमेंडेड। तो ये सभी शक्तियां हैं रिकमेंडेड, यानी आप कहेंगे अनुशंसा या सिफारिश पर आधारित। और अनुशंसा कौन देता है? संघीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो संघीय मंत्री परिषद ये रिकमेंड करती है, अनुशंसा करती है। किनको करती है? प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट ये सत्र बुलाते हैं, सत्र का अवसान करते हैं या लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी कुछ सिफारिश पर, अपने स्वयं से पावर नहीं। इतना ही नहीं, ज्वाइंट सिटिंग भी इनको कॉल करने का जो पावर है। तो आगे क्या करते हैं? आगे और भी ये पावर यूज करते हैं। और क्या है आगे? और है संयुक्त बैठक। ये दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को देखिए, यह डिसोल्यूशन विघटित की जो बात है, पूरी तरह से लोकसभा समाप्त हो जाती है और फिर एक जनरल इलेक्शन, सामान्य निर्वाचन के पश्चात ही लोकसभा अपने अस्तित्व में आती है। सत्र बुलाते हैं, सत्र का अवसान करते हैं, सत्र का अवसान हो गया, दूसरा सत्र शुरू हुआ, फिर काम करने लगी संसद, दोनों हाउसेस काम करने लगे। ठीक है। तो इस प्रकार से यह सत्र का अवसान कहते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, लोकसभा का विघटित कर दिए, तो सिर्फ एक अवसान की समाप्ति नहीं, लोकसभा हाउस ही खत्म हो गया। इलेक्शन के आफ्टर ही, निर्वाचन के पश्चात ही लोकसभा अब स्थापित होगा, स्टैब्लिश होगा नई लोकसभा। यह व्यवस्था है। और इस प्रकार से लोकसभा का जब डिसोल्यूशन होता है तो बिल भी अफेक्टेड होते हैं, विधेयक प्रभावित होते हैं। तो संकल्प विधेयक जो भी आए हैं, माना कि लोकसभा में विधेयक रखा है, चर्चा हुआ, डिस्कस, और लोकसभा का डिसॉल्व कर दिया गया, डिसोल्यूशन विघटन हो गया, तो वह बिल बर्बाद हो गया। या मान लीजिए लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा में अभी डिस्कस, चर्चा चल रहा है, राज्यसभा में पेंडिंग में, और लोकसभा का डिसोल्यूशन विघटित कर दिया राष्ट्रपति ने, तब भी बिल बर्बाद हो गया। माना कि कोई बिल राज्यसभा में प्रारंभ हुआ है और वहीं चर्चा चल रहा है, अभी राज्यसभा से पास नहीं हुआ, प्रारंभ हुआ राज्यसभा में और अभी वहां से पास नहीं हुआ, और ऐसे स्थिति में लोकसभा विघटित हो गया, तो उस बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए, डिसोल्यूशन का इफेक्ट होते हैं, लोकसभा के विघटन के प्रभाव होते हैं विधेयकों पर। ठीक है। यह है विघटन का प्रभाव विधेयकों पर। हम ब्रिटेन से कंपेयर करें तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, उसी के सिमिलर भारत में लोकसभा है। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है और भारत में उससे सिमिलर होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सिमिलर भारत में होता है हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा। बट दोनों की कार्य शक्तियों में अंतर है। क्या है? ब्रिटेन में एक परंपरा चला आ रहा है, अगर ब्रिटेन में सत्र का अवसान हुआ तो जितने भी संकल्प विधेयक हैं वो सारे नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दिया गया है उसके अनुसार सत्र के अवसान का, सत्र जो अवसान होता है, सत्र अवसान, इसका विधेयक पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा, विधेयक का अस्तित्व वैसे ही कायम रहेगा, कोई क्षति नुकसान विधेयक का नहीं हुआ। हां, जब लोकसभा का विघटन होगा
तब विधेयक पर प्रभाव पड़ेगा। और किस तरह का प्रभाव मैंने अभी बताया। विधेयक बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, कानून नहीं बन सकता। अर्थात ब्रिटेन की पार्लियामेंट और भारत के संविधान ने जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था दी है ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी नकल नहीं है। हमारी व्यवस्था अपने आप में अलग है। जो अभी आपने देखा, सत्र के अवसान होने से संसद के किसी सदन में जो विधेयक है उस पर कोई बैड इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका? बिगटन का। लेकिन ब्रिटेन में बिगटन और सत्र का अवसान दोनों का प्रभाव पड़ता है बिल्स पर, विधेयकों पर। यह मेजर डिफरेंस है। अब आइए हम लोग बात करें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में। मान लीजिए ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 108 में। तो संविधान का एक अनुच्छेद है 108, इसी अनुच्छेद में संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। परिस्थिति क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ कि कोई विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया। परिस्थिति समझिए, यह है एलएस यानी लोकसभा, यहां से बिल पास होकर के आ गया आरएस यानी राज्यसभा में। तो बिल में जो भी प्रोविजन करके लोकसभा ने पास करके राज्यसभा में भेजा, जो भी व्यवस्था, उसमें दिए गए प्रोविजन व्यवस्था से राज्यसभा की सहमति नहीं है। राज्यसभा विरोध कर रहा है इस बिल में, ये बातें, ये कमियां हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये विरोध करने लगा। इसके विरोध करने के कारण नंबर फर्स्ट, दोनों सदनों में डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। विवाद का पहला कारण आपने देखा कि जो विधेयक पास करके लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके वजह से राज्यसभा विरोध कर रहा। तो इनके विरोध करने का कारण दोनों सदनों में गतिरोध हो गया, टकराव हो गया, डिस्प्यूट, विवाद हो गया। अब देखिए, जिसके कारण भी ये विरोध कर रहा है उन कारणों को अमेंडमेंट करके सुधार दिया। और ये जब सुधार दिया, एक नई व्यवस्था बिल में जोड़ा, उसको हटा दिया जिसके कारण से विरोध था। जो नई व्यवस्था दिया अब उससे इनकी सहमति नहीं है, तो राज्यसभा जो व्यवस्था दिया बिल में अमेंडमेंट करके, अब उसका विरोध कर रहा है लोकसभा कि जो पहले से व्यवस्था था वही अच्छा था, ये न्यू व्यवस्था दिया गया, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, ये विरोध कर रहा है। इसका मतलब फिर डिस्प्यूट हो गया। ये डिस्प्यूट, विवाद, गतिरोध, टकराव का सेकेंड काज है, दूसरा कारण। और लोकसभा राज्यसभा दोनों के बिटवीन, दोनों के बीच में विवाद होने का थर्ड ग्राउंड, तीसरा कारण क्या है? माना कि इस बिल को राज्यसभा ने क्या किया, 6 महीने से अधिक, राज्यसभा ने इस विधेयक को 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक अपने सदन में रोके रखा। ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक में राज्यसभा को मैक्सिमम, किसी बिल को, कोई भी साधारण विधेयक है, मैक्सिमम डिले करने का पावर, रोकने का, विलंब करने का अधिकतम पावर है 6 मंथ। बट राज्यसभा ने इस बिल को रोका अपने सदन में, अब 6 मंथ, 6 महीने से अधिक रोक लिया। यह डिस्प्यूट का तीसरा ग्राउंड है, हो गया डिस्प्यूट, ये तीसरा। तो दोनों सदनों के बीच जो टकराव, गतिरोध होते हैं, डिस्प्यूट, विवाद होते हैं, अगर पूछा गया कितने ग्राउंड हैं तो आपका जवाब होगा 3 ग्राउंड, यही है। इन तीनों ही स्थितियों में, तीनों में से कोई भी स्थिति हो तो माना जाता है कि दोनों सदनों के बिटवीन डिस्प्यूट, विवाद हो गया। इस डिस्प्यूट, विवाद, गतिरोध, टकराव को सॉल्व करने के लिए आपके संविधान में अनुच्छेद 108 में व्यवस्था है संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। अब बच्चों एक बात बता दूं, यह भी रिकमेंडेड है। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दिया है कि स्वयं अपने मर्जी से जब चाहें ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर लें, प्रेसिडेंट को पावर नहीं है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑन पेपर लिखित रूप से रिकमेंड, सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, उसी सिफारिश के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, अपने मन से नहीं। तो ज्वाइंट सिटिंग कॉल बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन सिफारिश अनुशंसा किसका होगा?
केंद्र की सरकार, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री तभी बुलाएंगे, स्वयं से पावर नहीं। और ज्वाइंट सीटिंग का हेड कौन होता है, संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, किसकी अध्यक्षता होता है, तो आपका जवाब होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा अध्यक्ष। ये होते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर किसी कारण से एब्सेंट है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे इनके एब्सेंसी में कौन, लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो ऐसे परिस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो जब कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे कौन, करेंगे ये करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर संजोग से यह भी एब्सेंट हैं तो अध्यक्षता करेंगे, ये अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा के, राज्यसभा के उपसभापति। तो ये अध्यक्षता करेंगे। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है, इसको बल्कि मैं एरो दिखा दूं तो आपको एक क्रम पता चलता रहेगा। तो ऐसे स्थिति में ये होंगे राज्यसभा के, राज्यसभा के उपसभापति, ये अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सभापति नहीं, मैंने क्या लिखा है, उपसभापति, सभापति नहीं। यानी जब कभी भी स्पीकर एब्सेंट हैं तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे, अध्यक्षता करेंगे पीठासीन अधिकारी के रूप में संयुक्त बैठक। बट राज्यसभा के सभापति नहीं। क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के एब्सेंसी, अनुपस्थिति में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को अध्यक्षता का शक्ति, पावर नहीं दिया गया है, समझिएगा। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आप सभी शायद इस बात को जानते होंगे। जो भी हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड होता है, जस्ट आफ्टर इलेक्शन, निर्वाचन के पश्चात इनको भारत का राष्ट्रपति ओथ शपथ दिलाता है। और ओथ दिलाते ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 64, अनुच्छेद 64। अंडर आर्टिकल 64 ये बात मेंशन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो जैसे ही निर्वाचन के पश्चात उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ लेते ही राज्यसभा के सभापति हो गए। ठीक, एक्स ऑफिशियो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एक्स से मतलब ऑलरेडी पहले से किसी पोस्ट पर, कौन सा पोस्ट, उपराष्ट्रपति। जो भी उपराष्ट्रपति के लिए शपथ लेगा, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही होगा राज्यसभा का सभापति। इसलिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया, पदेन सभापति। जो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। यानी राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से अपॉइंटमेंट, अलग से कोई इलेक्शन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और इसीलिए एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई जिम्मेदारी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई पावर, ड्यूटी, शक्तियां नहीं है, कोई वेतन सुविधाएं भी नहीं है। इनको सारी जिम्मेदारी, पावर, शक्तियां और सुविधाएं, वेतन इत्यादि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति के रूप में। इसलिए अर्थात उपराष्ट्रपति जो हमारे देश का होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। मैंने अभी बताया कि ज्वाइंट सीटिंग में संसद के दोनों सदनों के सदस्य एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात ज्वाइंट सीटिंग में सभी वही भाग लेते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो, सदस्य हो। जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है, जो राज्यसभा का चेयरमैन, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें लोकसभा और राज्यसभा किसी की सदस्यता नहीं है। इसलिए ज्वाइंट सीटिंग में उनकी एंट्री, प्रवेश की भी हैसियत नहीं होती है।
सदस्य ही तो पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे ज्वाइंट सीटिंग में। ये किसी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए भाग लेने की शक्ति नहीं है, अध्यक्ष कहां से होगा। और इसलिए राज्यसभा के सभापति को भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं दी गई है, क्योंकि इस संयुक्त बैठक में भाग लेने, पार्टिसिपेट करने का भी संवैधानिक दृष्टिकोण से अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि संयुक्त बैठक में सिर्फ सदस्य होते हैं, वही भाग लेते हैं, और ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए बस उपाध्यक्ष लोकसभा जब एब्सेंट होगा तो राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष होगा। अगर ये एब्सेंट है तो ऐसे परिस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा? ऐसे परिस्थिति में अध्यक्षता करेंगे कौन? ऐसे परिस्थिति में ये उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य। तो संयुक्त बैठक में जो मेंबर प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, उनके द्वारा निर्वाचित। तो आप कहेंगे इलेक्टेड बाई प्रेजेंट मेंबर्स, एनी मेंबर, आप ऐसे कहेंगे एनी मेंबर इलेक्टेड बाई प्रेजेंट मेंबर्स, उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य। दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग में प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य हैं, उपस्थित जो होंगे अपने में से किसी को चुन लेंगे, इलेक्ट कर लेंगे सभापतित्व संभालने के लिए। अब अगर आपसे पूछा गया किस सदन का सदस्य यहां चुने जाने की संभावना है, निश्चित रूप से आप जवाब देंगे लोकसभा बड़ा हाउस है, तो यहां पर स्ट्रेंथ पावर शक्ति चलेगी, ज्यादा सदस्यों की संख्या है, इसलिए यहां पर जो अध्यक्षता करने की संभावना है लोकसभा का ही कोई मेंबर होगा। फाइनली हो गया। तो आपसे कमीशन अगर पूछता है पीटी में कि जब स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों एब्सेंट हैं तो ज्वाइंट सीटिंग का अध्यक्षता कौन करेगा? अब आप क्लियर है, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति। क्वेश्चन होगा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये सभी एब्सेंट हैं, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आपका सही ऑप्शन होगा यही, एनी मेंबर इलेक्टेड बाय प्रेजेंट मेंबर, उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य। यह है ज्वाइंट सीटिंग अंडर आर्टिकल 108 ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त बैठक। हमारे देश में आज तक 3 ज्वाइंट सीटिंग हुए। फर्स्ट ज्वाइंट सीटिंग आपके कंट्री में हुआ नेहरू जी के शासनकाल में, प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, 6 मई 1961। तो फर्स्ट ज्वाइंट सीटिंग जो हुआ ये पहला प्रथम ये हुआ था, फर्स्ट ज्वाइंट सीटिंग, पहला संयुक्त बैठक, ये पहला ज्वाइंट सीटिंग फर्स्ट ये हुआ 6 मई 1961 अर्थात 6 मई 1961 को। और ये किस बिल पर हुआ था इस पर हम लोग बातें कर लें। डॉरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज प्रतिषेध विधेयक, हमारे भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी कुप्रथा चला आ रहा था, और ये कुप्रथा था ये दहेज देना और लेना। तो इस पर प्रतिषेध के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए कानून बना, बिल आई सरकार, और उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग करने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट ज्वाइंट सीटिंग, ये सेकेंड ज्वाइंट सीटिंग जो हुआ ये हुआ 16 मई 1978, और ये था नेक्स्ट हम लोग बातें करें तो नेक्स्ट हुआ था ये डॉरी प्रोहिबिशन बिल के बाद जो नेक्स्ट हुआ था ये बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, इस तारीख को। और इस प्रकार से देखें तो नेक्स्ट थर्ड ज्वाइंट सीटिंग, और थर्ड ज्वाइंट सीटिंग जो हुआ था ये हुआ था 26 मार्च 2002।
यह हुआ था, आतंकवाद एक बड़ी समस्या हमारे देश के लिए उस समय थी और आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए यह आतंकवाद निरोध अधिनियम यानी आतंकवाद निरोध विधेयक आया था। और यहां पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। सरकार आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए एक जबरदस्त कानून बनाने के लिए इन्होंने व्यवस्था किया, आतंकवादियों पर अंकुश लगाया जा सके। तो इसके लिए संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग 26 मार्च को लाया गया। आपको याद करने के लिए आसान होगा, किसी महीने में 6 देखा जाए तो 3 होता है, 6, 16, 26। तो 2 में देखेंगे, मंथ एक ही है, महीना ईयर में डिफरेंस है 6, 16। तीसरा मई नहीं है, मार्च है, और 6 3 ही होते हैं महीने में, 6, 16, 26 हो गया आपका। इस तरह से आज तक 3 ही ज्वाइंट सिटिंग में। आइए, ये प्रेसिडेंट के पावर हैं। प्रेसिडेंट के पावर में देखा जाए, लेजिस्लेटिव पावर में और भी पावर होते हैं, और प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर में देखें तो इनको और पावर क्या होता है, ये इनको पावर होता है स्पीच देने का, अभिभाषण। तो भारत के राष्ट्रपति को अभिभाषण, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 87 अंडर दिस, इनको पावर दिया गया। कैसे? स्पीच अभिभाषण जो होता है ये 2 अवसर पर देते हैं। नंबर फर्स्ट होता है ये होता है पहला, लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक। तो लोकसभा का जब कभी भी सामान्य निर्वाचन होता है उसके पश्चात प्रथम बैठक। तो पहला अवसर है ये होता है लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक, यानी फर्स्ट सिटिंग ऑफ जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सामान्य चुनाव के पश्चात जो प्रथम बैठक होता है वो राष्ट्रपति के स्पीच से, और राष्ट्रपति का स्पीच का दूसरा अवसर है, और ये होता है इस प्रकार से। स्पीच का दूसरा अवसर होता है और ये है बजट सत्र का प्रथम बैठक। बजट सत्र का प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग ऑफ बजट सेशन, ये तो ही अवसर है। तो आप जानते होंगे हर वर्ष सेशन 3 होते हैं। फर्स्ट सेशन बजट सेशन, सेकंड मानसून सेशन, एंड थर्ड होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र जो हमारे वर्ष का पहला सत्र है, प्रथम जो बैठक होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण थे। ध्यान देंगे बच्चों आप सभी लोग, मैंने यहां पर भाषण नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अभिभाषण। भाषण का मतलब होता है, ये भाषण का मतलब होता है हम आप किसी मंच से भाषण दे रहे हैं तो हमारे आपके मन विचार में जो कुछ भी आया हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड भाषण। कोई लिमिटेशन नहीं, कोई सीमा नहीं है, जो समझ में आया बोलते हैं उसको कहते हैं भाषण, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन यहां पर भाषण नहीं है, भाषण के आगे एक वर्ड एडिट किया गया है, जोड़ा गया है, अभिभाषण। यानी राष्ट्रपति जो बोलते हैं इस अवसर पर अपने मन से स्वतंत्रता, फ्रीडम उनको नहीं है। उस समय की जो गवर्नमेंट होगी, फ्यूचर में गवर्नमेंट की जो प्लानिंग योजना जो भी है, जो भी स्ट्रेटजी रणनीति होगी, बस प्रिंटेड रिटन होगा, वही देख करके राष्ट्रपति बोलेंगे। एक सेंटेंस भी भारत के राष्ट्रपति अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे। तो राष्ट्रपति को लिमिट किया गया है, सीमा में बांधा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने व्यवस्था दिया है, वही बातें इस अवसर पर बोलेंगे, पढ़ सुनाएंगे, वही अनाउंस करेंगे। जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रणनीति है, भविष्य में क्या है, वो लिखी लिखाई सरकार की तरफ से उसी को देखकर बोलेंगे। इसलिए इसको भाषण नहीं कहा जा सकता, अभिभाषण। भाषण का मतलब है कोई लिमिटेशन, सीमा नहीं, जो समझ में आता है, किसी मन से आप बोलते हैं या हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड भाषण।
लेकिन यहां पर भाषण नहीं है, अभिभाषण, यानी उसको लिमिटेड, सीमित किया गया, स्कोप लिमिटेड है, अभिभाषण। और कितने अवसर हैं? 2 ही। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे देखें। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो इनको प्रेसिडेंट को पावर होता है, और पावर होता है अंडर आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को पावर है अध्यादेश अनाउंस करने का। तो राष्ट्रपति को ये ऑर्डिनेंस, बट ऑर्डिनेंस अध्यादेश जो होता है स्वयं से राष्ट्रपति को पावर नहीं, रिकमेंडेड है। लेकिन किस परिस्थिति में ऑर्डिनेंस की व्यवस्था है? अंडर आर्टिकल 123। इसको देखते हैं। परिस्थिति इस प्रकार से, जब कभी भी सिचुएशन, हालात ऐसे हों, जब कभी भी जो सेशन नहीं चल रहा है और लॉ की रिक्वायरमेंट है, विधि की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन हालात में ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट इनको रिकमेंड करेगी और फिर ये अनाउंस करेंगे। राष्ट्रपति ने जब अनाउंस कर दिया तो अनाउंसमेंट के बाद ये होगा कितने समय? 6 वीक, 6 सप्ताह। और कब से 6 वीक? जब भी सदन की बैठक होगी तो फर्स्ट सीटिंग, प्रथम बैठक के बाद 6 सप्ताह होगा। 6 सप्ताह का मीनिंग आप लोग समझ गए, लगभग 1.5 महीने। ठीक है, 1.5 महीने होगा। तो फर्स्ट सीटिंग के बाद कभी भी सदन से साधारण बहुमत से पास हो गया, यह हो गया 6 महीने के लिए। फिर गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है इस कानून को, 6 महीने फिर बढ़ा दिया, यानी सेगमेंट में 6-6 महीना करके बढ़ेगा, एक बार में इंडेफिनिट, अनिश्चित काल नहीं। यह है ऑर्डिनेंस। जब कभी भी किसी कानून की जरूरत है, लॉ की रिक्वायरमेंट है और संजोग से सत्र नहीं चल रहा है, सरकार इस रिक्वायरमेंट, जरूरत को कैसे सॉल्व करेगी, कैसे हल करेगी, बस उसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 123। ये है ऑर्डिनेंस। हम परमानेंट लॉ जो एक्ट होता है उससे कंपेयर करें तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है। बिल पास करके एक्ट जो तैयार हुआ है, उस एक्ट के द्वारा प्रिपेयर तैयार जो कानून है, उसका भी वही इंपॉर्टेंस है जो ऑर्डिनेंस के द्वारा प्रिपेयर तैयार कानून है, इक्वल इंपॉर्टेंस। बट एक्ट के द्वारा जो तैयार किया गया कानून है वो परमानेंट लॉ है, स्थायी कानून है। लेकिन ऑर्डिनेंस के द्वारा जो तैयार कानून है ये परमानेंट नहीं है। मैंने अभी बोला हर 6 महीने पर बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके कंपेरेटिवली देखें ड्यूरेशन के हिसाब से तो ये कम अस्थायी है और एक्ट के द्वारा तैयार परमानेंट, वास्तव में अस्थायी। ठीक है, इस प्रकार से लेजिस्लेटिव पावर में देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 111। अंडर दिस प्रेसिडेंट को पावर है ये वीटो शक्तियां, यानी वीटो पावर इनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वीटो पावर्स में हम लोग देखें वीटो कितने हैं। नंबर फर्स्ट वीटो देखा जाए तो इसको कहा गया है आत्यंतिक वीटो, या एब्सोल्यूट वीटो। ये फर्स्ट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो जो होता है इसमें एक्सट्रीमली पावर है, एब्सोल्यूटली पावर इंडिया के प्रेसिडेंट को, इसलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट वीटो। कैसे बिल में ऐसा वीटो यूज करते हैं? जैसे प्राइवेट कोई बिल है, यानी इस बिल को कोई ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक है, बट कोई मंत्री नहीं लाया है, सदन का कोई सदस्य लाया है, इसमें राष्ट्रपति इस पर ये प्रयोग करेंगे और ये जब वीटो प्रयोग करेंगे तो उस पर वीटो अर्थात मिलता, वीटो का चांस कब होता है? जब पार्लियामेंट के हाउस से कोई बिल पास होकर गए राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को पावर है या तो सहमति दे दिए, सिग्नेचर कर दिए, एक्ट बन गया, या वीटो यूज करेंगे तो किस तरह से? माना कि उन्होंने उस पर अपनी सहमति, अनुमति सुरक्षित कर लिया, बर्बाद हो गया बिल, यानी परमिशन नहीं दिया, उसमें सिग्नेचर नहीं किया, बिल बर्बाद हो गया, बता दिए कमी है, कमियां, सिग्नेचर नहीं किए, एब्सोल्यूटली पावर है, इसलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यंतिक वीटो। और कैसे बिल में? माना कि ऑर्डिनरी बिल है
और ये कोई मंत्री नहीं लाया, प्राइवेट बिल है, कोई सदन का सदस्य लाया है। तो पहली परिस्थिति जो आपने देखा वीटो का, यानी प्राइवेट बिल के केस में ये प्राइवेट बिल जो होता है उस मामले में इनको पावर है, यानी निजी विधेयक। और परिस्थिति क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बिल है और सरकार जो है पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजी नहीं है, पार्लियामेंट के हाउस से पास कर दिया लेकिन सरकार गिर गई, डिजॉल्व हो गया, दूसरी सरकार आ रही है तो वो सिफारिश कर रही है राष्ट्रपति को, इसको सहमति न दीजिए, तो ये परिस्थिति है राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो प्रयोग करेंगे, ये दूसरी परिस्थिति। नेक्स्ट वीटो की बातें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वीटो, और ये होगा नेक्स्ट वीटो इस प्रकार से, नेक्स्ट वीटो होगा ये सेकेंड, और ये होगा पॉकेट वीटो। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, जेबी वीटो देखा जाए तो ये इस प्रकार से होता है, जैसे बिल पास करके हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति में इस बिल में कुछ बोला ही नहीं, कमी है क्या नहीं, कुछ नहीं बोला, साइलेंट चुप, और राष्ट्रपति के टेबल पर यह पड़ा रहा। यहां पॉकेट से मतलब पैंट शर्ट कोट का पॉकेट नहीं, राष्ट्रपति के टेबल से सेंस है। कब तक पड़ा रहेगा, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात मेंशन नहीं है, बर्बाद हो गया, पड़े। आपको याद दिला दूं, 1986 में इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह साहब, और हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राजीव गांधी साहब। राजीव गांधी साहब सरकार ने बिल पास किया, बिल का नाम था पोस्टल बिल, और डाक विधेयक पोस्टल बिल पास करके भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी साहब को भेज दिया। ज्ञानी साहब ने 1986 में 1986 की बात है, यही वीटो यूज किया और बिल बर्बाद हो गया, पड़ा रह गया। एक समय आया, ज्ञानी साहब भी दुनिया से विदा हो गए, और बिल जिनकी सरकार ने भेजा, राजीव सरकार, स्वयं राजीव जी भी दुनिया से विदा हो गए, लेकिन बिल पास नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल। इसी प्रकार से हम देखें थर्ड वीटो, और इसको हम लोग कहेंगे सस्पेंसेबल वीटो। यानी स्थगन वीटो या निषेधाधिकार। बिल माना कि पास होकर गया राष्ट्रपति के पास, और बिल जब पास होकर गया तो राष्ट्रपति को बिल में जो कमी दिख रहा है उसको क्लियरली बता देते हैं इसमें कि बिल में ये डिफेक्ट है, डिमेरिट्स है, कमियां हैं, और बताने के बाद राष्ट्रपति उस बिल को रिटर्न कर देंगे सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिए ये कमी है, सुधारिए। माना कि उस कमी को सुधार दिए या नहीं भी सुधारे, बट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करके, दोनों सदनों से पारित करके, और इन्होंने भेज दिया। इन्होंने किसको भेज दिया? इन्होंने भेज दिया भारत के राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति बाउंडेड हैं, सिग्नेचर कर देंगे, तो राष्ट्रपति जैसे ही अपना हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही ये क्या बन गया? ये बन गया अधिनियम। यानी सस्पेंसेबल वीटो, स्थगन वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को एक ही बार वापस करेंगे, एक बार रिटर्न करेंगे, दोबारा नहीं। ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से साधारण बहुमत से पास कर दिया संसद के दोनों सदनों ने और भेज दिया, राष्ट्रपति का वीटो खत्म। इसी वीटो पर हम विचार करें यूएसए में क्या व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में यूएसए में व्यवस्था है दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तभी राष्ट्रपति का ये वीटो समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं। तो उसके कंपेरेटिवली हम कहें हमारे यहां फ्लेक्सिबल है, वहां थोड़ी कॉम्प्लिकेसी है। इस प्रकार से ये भारत के राष्ट्रपति के पास ये 3 वीटो आपने देखा। इस प्रकार से देखें तो भारत के राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर है और भी है। जैसे राज्य के कुछ बिल हैं जो राष्ट्रपति के पास परमिशन के लिए भेजे जाते हैं और लेजिस्लेटिव पावर के अंडर ये परमिशन देते हैं। जैसे देखा जाए तो अंडर आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत न्यू स्टेट फॉर्मेशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है।
भारत के संविधान में व्यवस्था दिया गया है और यह है आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। अंडर दिस न्यू स्टेट फॉर्मेशन है, किसी स्टेट की बाउंड्री एरिया को, क्षेत्रफल को कम करना है, किसी राज्य के नाम को चेंज कर रहा है, परिवर्तन, सीमा बाउंड्री में अल्टरेशन करना है, ठीक है। इनसे संबंधित कोई विधेयक है तो सबसे पहले वो विधेयक राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। तो केंद्र की सरकार सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजेगी परमिशन अनुमति के लिए, और परमिशन अनुमति मिल गया फिर वो लाया जाएगा सरकार के मंत्री के द्वारा। कहां पर? वो लाया जाएगा अब पार्लियामेंट के हाउस। तो ये भी लेजिस्लेटिव पावर में है अंडर आर्टिकल 3 जो बिल आते हैं, और इस तरह से सदन में रखने से पहले परमिशन देते हैं। इतना ही नहीं, ये कई सारे रिपोर्ट है हमारे यहां जो ये सदन में रखवाते हैं। जैसे आपके कंट्री में ये होता है कैट, कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल, कैट का रिपोर्ट रखा जाता है, और कैट का रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 151 जो व्यवस्था दिया गया है ये कैट के लिए, ये रिपोर्ट, इसका कैट का रिपोर्ट रखवाते हैं भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट के हाउस, लोकसभा। इसी प्रकार से देखा जाए आपके कंट्री में यह होता है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, और यह फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 280। तो इनकी भी रिपोर्ट, इनका भी जो रिपोर्ट होता है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो है, इनकी भी रिपोर्ट होती है, और यूपीएससी की भी रिपोर्ट रखवाता है राष्ट्रपति। कहां पर? संसद के सदन में। इसी प्रकार से देखा जाए तो आपके यहां यह होता है बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है, बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी हाफ हिंदी में कहेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का भी रिपोर्ट जो होता है, इनकी भी रिपोर्ट को राष्ट्रपति रखवाता है पार्लियामेंट के हाउस में। इसी प्रकार से देखा जाए तो अनुसूचित जनजात आयोग, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो एससी से रिलेटेड कमीशन है उसका भी रिपोर्ट। इसी प्रकार से एसटी से रिलेटेड कमीशन है उसका भी। इसी प्रकार से देखें महिलाओं से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड जो कमीशन है उनका भी रिपोर्ट ये रखवाते हैं। तो ये सभी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं, ये सभी राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर में। इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति टाइम टू टाइम मैसेज, संदेश भी देते हैं सदन में। तो इस प्रकार से देखा जाए ये लेजिस्लेटिव पावर में इनको इतनी सारी पावर, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देख रहे हैं रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड आपके कंट्री में प्रेसिडेंट को पावर जो मिला है डिस्क्रिशनरी पावर, राष्ट्रपति को शक्तियां होता है, और ये शक्तियां हैं स्वविवेकी शक्तियां, स्वविवेकीय शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर्स, स्वविवेकी शक्तियां। अंडर दिस राष्ट्रपति को पावर है, जो अभी मैंने कहा वीटो की बात, वीटो राष्ट्रपति अपने बुद्धि विवेक से यूज करते हैं, रिकमेंडेड नहीं। इस प्रकार से अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने बुद्धि विवेक से ये करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वयं अपने बुद्धि विवेक से करते हैं, रिकमेंडेड नहीं है। परिस्थिति क्या है? जस्ट आफ्टर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात, जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात जब कोई भी एक राजनीतिक दल फुल मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत में नहीं हो, तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति जिस किसी राजनीतिक दल के नेता को चाहेंगे अपॉइंट करते हैं अपने मर्जी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई भी एक राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत में है तो राष्ट्रपति को यह पावर नहीं होगा। आप याद कीजिए 2014 में बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आई, जबकि आपके देश के प्रेसिडेंट एक कांग्रेसी थे, प्रणब मुखर्जी साहब।
और फुल मेजॉरिटी में पार्टी कांग्रेस नहीं आई, बीजेपी, और बीजेपी के लीडर उस समय थे नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेसी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब कांग्रेस के नेता राहुल जी या उनकी माताजी सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित नहीं किए। किनको किए? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? उन्हें पता था कि भारत का संविधान जो व्यवस्था दिया है फुल मेजॉरिटी वाले पार्टी के लीडर को पीएम अपॉइंट करने का, यानी प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं, बाउंडेड है। लेकिन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात पूर्ण बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति को स्वयं से पावर होगा, स्वविवेक की शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर, जिस किसी पार्टी के नेता को चाहे ये नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री। यह स्वविवेक की शक्ति है। इसी प्रकार से देखा जाए वीटो अपने बुद्धि विवेक से रिकमेंडेड नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा का विघटन, तो लोकसभा का विघटन कुछ परिस्थिति ऐसी है, लोकसभा का विघटन ये अपने बुद्धि विवेक से, माना कि भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, लोकसभा के विघटन के लिए सिफारिश की, रिकमेंड किए रिटर्न, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के लिए रिकमेंड किया जो सरकार, जैसे सरकार का पीएम है वो सरकार बहुमत खो चुकी है, तो वह प्रधानमंत्री जो बहुमत खो चुका है उनकी बात मानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक दृष्टिकोण से आपके यहां व्यवस्था है, आपका राष्ट्रपति बाउंडेड नहीं, बाध्य नहीं, जो चाहेगा अपनी मर्जी से करेगा, विघटन करे या न करे उसकी मर्जी। लेकिन इस बात को थोड़ा सा कंपेयर कर लें ब्रिटेन से, हमारी पार्लियामेंट्री प्रोविजन ब्रिटेन से ली गई है। सेम सिचुएशन हालात हो ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स जो है डिसॉल्व करना है, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया ब्रिटेन के राजा रानी को हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर दीजिए, जबकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बहुमत खो चुका है। फिर भी बहुमत खोए पीएम की बात ब्रिटेन में ब्रिटेन के राजा रानी मानने के लिए बाउंडेड है, बाध्य हैं, वही करेंगे जो बहुमत खोया प्रधानमंत्री सिफारिश किया है, क्या हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर दीजिए, वो करेंगे। लेकिन भारत की राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि अगर बहुमत खोया भारत का प्रधानमंत्री जो सरकार का बहुमत खो चुका है और वो रिकमेंड किया, सिफारिश किया लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो बहुमत को ये प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाउंडेड नहीं है, बाध्य नहीं है, अपने मर्जी से काम करेगा, स्वविवेक से करेगा। तो आपसे पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रिटेन के राजा रानी या भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक दृष्टिकोण से कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों में कौन स्ट्रांग है? प्रूफ हो गया भारत का राष्ट्रपति। संवैधानिक दृष्टिकोण से संविधान में दी गई व्यवस्था के हिसाब से कंपेयर करें तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा रानी से स्ट्रांग है। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए और भी बातें, जैसे मान लीजिए सरकार बहुमत खो चुकी है और सरकार का हेड प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहा है। जब तक सरकार मेजॉरिटी में है, बहुमत में, तभी तक उसका अस्तित्व होना चाहिए। बहुमत नहीं तो शासन सरकार अस्तित्व रहने का कोई अब चांस नहीं। ऐसे परिस्थिति में पीएम को चाहिए रिजाइन करना, तो सरकार बहुमत खो चुकी है, फिर भी सरकार का हेड पीएम रिजाइन नहीं कर रहा है। आपके राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेक की शक्ति है, ऐसे सिचुएशन में थोड़े देर तक राष्ट्रपति इंतजार करेंगे। अगर स्वयं बहुमत को यह सरकार का पीएम रिजाइन नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति उसको डिसमिस कर देंगे, यानी बर्खास्त कर देंगे। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति है, यानी पीएम को यह क्या करेंगे? डिसमिस कर देंगे। तो पीएम को डिसमिस करने का जो पावर है, यानी सरकार को बर्खास्त करने की जो शक्ति है, डिसमिस टू गवर्नमेंट, यानी आप कहेंगे इसे सरकार को बर्खास्त करना। तो सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति इन्हें डिस्क्रिशनरी पावर है, परिस्थिति यह होनी चाहिए तब। अब समझिए, मैंने क्वेश्चन किया था क्या भारत का राष्ट्रपति एक सील मोहर के जैसे है? तो आप डिस्क्रिशनरी पावर मैंने अभी आपको दिखाया, सारे पावर नहीं, एक पावर लेजिस्लेटिव पावर।
और उसके बाद डिस्क्रिशनरी दिखाया। लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्ति में मैंने दिखाया कि मैक्सिमम लगभग रिकमेंडेड। तो आपके मन में यह तस्वीर तैयार होता होगा राष्ट्रपति के शक्ति के मामले में, राष्ट्रपति पद के मामले में, कि राष्ट्रपति पद जो है वास्तव में एक सील मोहर के जैसे फॉर्मली सिर्फ, उनके पास कोई पावर नहीं। लेकिन सारे डिस्क्रिशनरी पावर देखने पर अब आपको लगता होगा कि भारत के राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो रिकमेंडेड सिफारिश पर आधारित नहीं है, स्वयं से यूज करते हैं। इसलिए आप अपने ऐसे क्वेश्चन के जवाब इंटरव्यू बोर्ड को देते हुए या मेंस में राइटिंग करते हुए आप दिखाइए इनको रिकमेंडेड, कि ये शक्तियां रिकमेंडेड। बट इन सभी के बावजूद देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम के पास स्वविवेकी शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर भी इत्यादि जो मैंने दिखाया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को माना जाएगा कि मैक्सिमम मामलों में फॉर्मली औपचारिक शक्तियां हैं, रियली पावर इनके पास नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं। लेकिन जो स्वविवेकी शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर हैं, इन सबको देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ सील मोहर कहना संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सर्वथा अनुचित है। इनके पास ऐसी भी शक्तियां हैं जो सिर्फ सील मोहर, सिर्फ थंब अंगूठा नहीं कहा जा सकता। इनके पास स्वयं इस पद की गौरव गरिमा, स्वयं इस पद की अस्तित्व, इस पद का मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, शक्ति यहां से परिलक्षित होती हैं, प्रदर्शित होती हैं, दिखती हैं। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं। जैसे याद कीजिए, एक समय था बिहार में एक लोकतांत्रिक सरकार बिहार की जनता के द्वारा निर्वाचित थी, राजद, राष्ट्रीय जनता दल की, और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। होम मिनिस्टर हुआ करते थे लॉर्ड कृष्ण आडवाणी साहब। उस समय भारत सरकार का यह विचार बना कि जंगल राज बना है बीच बिहार में, बड़ी अव्यवस्था थी, सुरक्षा की समस्या, उसको लेकर के प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात आई और इस तरह से प्रस्ताव पास करके तत्कालीन प्रेसिडेंट को भेज दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो पावर अभी मैंने बताया विचार करने की, सस्पेंसेबल, उन्होंने भेज दिया। और एनडीए की जो सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, कई पार्टी के सरकार से, पार्टियों के सहयोग से चल रही थी। तो ये जब प्रस्ताव आया पीएम एंड कैबिनेट के द्वारा रिकमेंडेशन, तो अनेक विपक्षी दल ये आवाज उठाने लगे कि लोकतंत्र की हत्या माना जाएगा, बिहार की जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत में निर्वाचित सरकार है। ये विषय, ये विचार, ये मुद्दे ज्यादा बढ़ते गए और एनडीए के जो छोटे छोटे दल थे जिसके सहयोग से बहुमत सरकार चल रही थी अटल जी की, वो भी इसी विचार को लेकर आवाज करने लगे। और जब उन्होंने भेजा, प्राइम मिनिस्टर ने पुनर्विचार के लिए वापस किया, तो बहुमत ही नहीं मिला, दोबारा पास नहीं हो पाया। और बिहार की सरकार यानी लोकतांत्रिक जो मुद्दा उठ रहा था कि लोकतंत्र की हत्या, वो बिहार की सरकार बची रह गई, लोकतंत्र का सम्मान हुआ। काश भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अगर ये वीटो पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेकी शक्ति नहीं होता, तो लोकतंत्र जो आवाज उठ रहा था, लोकतांत्रिक हत्या हो ही जाता, सम्मान नहीं होता। तो आपने देखा कितनी रिलेवेंसी, कितनी प्रासंगिकता है इस वीटो पावर की, इसका इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व है। इन सब घटनाओं से आप मेंस में भी राइटिंग कीजिए, तो इन बातों को समावेशित कीजिए और इंटरव्यू बोर्ड में भी ऐसे उदाहरण को दीजिए जिससे प्रूफ होगा कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक सील, एक मोहर के समान नहीं है। कई ऐसी घटनाएं हमारे देश में रही हैं जिनसे प्रूफ हुआ है इनके पास शक्ति। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ज्ञानी जैल सिंह साहब को, उस समय के पीएम राजीव जी और प्रेसिडेंट में थोड़ा तानातनी डिस्प्यूट चल रहा था, प्रेसिडेंट अपने पद की महत्ता दिखा दिया। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस निष्कर्ष पर लास्ट पैरा में या बोलते हुए लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि संविधान में दी गई प्रावधान, राष्ट्रपति को दी गई अनेक शक्तियों से यह प्रूफ होता है, संवैधानिक व्यवस्था से, कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ अंगूठा, सिर्फ एक थंब, एक सील नहीं है, बल्कि इस पद की महत्ता है। अनेक शक्तियां संविधान ने दिया है जो पद का महत्व, शक्ति दिखता है। ये कहना उचित नहीं कि सिर्फ एक थंब है, एक सिर्फ सील मोहर है। क्लियर? मेरे ख्याल से शॉर्ट में वीडियो में रखा,
ज्यादा जाने पर और बड़ा हो जाता। आप इस बात को समझ गए हो। इसी तरह से कुछ और भी मुद्दे पर आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा और आप सभी सामर्थ्य आईएएस से जुड़े रहिए। आपको सामर्थ्य आईएएस पर समय समय से इस तरह के आपको महत्वपूर्ण, रिलेवेंट, प्रासंगिक पॉलिटी के जो मुद्दे हैं हम चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं इजाजत, परमिशन लेना चाहूंगा। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय।